हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और आज के इस वीडियो में हम सेकंड मॉक टेस्ट जो है वो लगाने वाले हैं। लगातार हमारी 20 वीडियो की ये सीरीज़ है, 20 मॉक टेस्ट हम लगाएंगे एग्जाम से पहले। पहला वाला मॉक टेस्ट हमारा हो चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, चैनल में जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए, मॉक लगाने से पहले कुछ ग्राउंड रूल है टेस्ट लगाने के लिए, वो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मॉक 1 में। एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, फिर हम टेस्ट की ओर चलेंगे। पहला, सीरियस बनो, बिस्तर पर लेटे हो तो उठ जाओ। हमको बैठना है टेबल कुर्सी पर, ठीक है। कोई भी टाइम पास वीडियो नहीं होगा, तुम्हारा रियल प्रैक्टिस टेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से तुम प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से पेपर में परफॉर्मेंस होने वाली है। तो पहला चीज़ समझ में आ गया, हमको बिस्तर पर लेटे लेटे वीडियो नहीं देखना है, टेबल कुर्सी पकड़ लो, टेबल कुर्सी पर बैठकर हमको ये वीडियो कंप्लीट करना है, ये टेस्ट लगाना है। दूसरा रूल ये है कि 1 से 40 तक कॉपी के अंदर एक नंबरिंग कर लो। जो भी आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको यहाँ पर टिक करते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन अगर सही होता है तो टिक कर दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो गलत करना है, तीसरा क्वेश्चन सही हो रहा है तो सही करना है टिक हमको, ठीक है। लास्ट में हम पूरा स्कोर देखेंगे हमारा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसमें मैंने कुछ आपके लिए टारगेट भी रखा है। अगर आप 30+ स्कोर कर लेते हो, विच मीन्स एनटीपीसी सीबीटी 1 आपका लगभग निकल ही गया है। अगर आपका स्कोर 25 से 30 के बीच में है तो आप बाउंड्री लाइन पर हो, थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है। तो जो गलती हो रही है उसको पहचानो और प्रैक्टिस करो। और 25 से अगर कम स्कोर आ रहा है आपका तो घबराना नहीं है, अभी भी समय है। अच्छे से रिवीजन करो। जो मैंने आपको 10,000 एनटीपीसी के वन लाइनर दिए हैं उनको पढ़ो। यूट्यूब के ऊपर जो मेरी जीएस की मास्टर सीरीज चल रही है एनटीपीसी की, उसको फॉलो करो, आपका स्कोर 30+ हो जाएगा। तीसरा रूल है, एक बार में आपको पूरा टेस्ट लगाना है, टुकड़ों टुकड़ों में मत बांट देना इसको कि 10 क्वेश्चन तो हमने सुबह लगा लिए, 15 क्वेश्चन शाम को लगा लिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। जैसा एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, वैसे ही पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, एक बार में, बिना रुके, बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ में। क्लियर? चौथा रूल है, आखिरी रूल, मैं हर एक क्वेश्चन को क्लियर पढ़ूंगा ऑप्शन के साथ में, फिर आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। 5 सेकेंड में आपको अपना फाइनल आंसर डिसाइड करना है। उसके बाद में मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से न सिर्फ प्रैक्टिस होगी बल्कि हर सवाल के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, अगर इस पूरे टेस्ट का आपको बाद में प्रैक्टिस करना है तो जो 10,000 वन लाइनर मैंने जीएस के दिए हैं आपको एनटीपीसी के लिए, 29 रुपीज़ का पैकेज है वो। इसी पैकेज में ये 20 वीडियो टेस्ट आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप इस टेस्ट के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने 29 रुपीज़ वाला अगर वो जीएस का पैकेज नहीं लिया है 10,000 वन लाइनर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, इसमें कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर है, इसमें जाओगे वहां से आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन थी स्टार्ट करने से पहले। अब हम टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। सेकंड ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो यहां पर सही देखिए ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात की सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी है जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। उसके अलावा 3 राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इन 3 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से टच होती है। टोटल जो बॉर्डर लेंथ है वो कितनी है? 3,323 किलोमीटर है। पाकिस्तान से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो ऑप्शन में जहां पर भी आपको हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दिख रहा है वो ऑप्शन होगा ही नहीं हमारा। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन है 5, 8, 10 और 4। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ICAR, उसने भारत की मिट्टियों को उनकी ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, रंग, बनावट और कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर 8 भागों में बांटा है। इससे देश की मिट्टियों को समझना और उनका कृषि में सही उपयोग करना आसान हो जाता है। कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? ऑप्शन है 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में कराई गई थी। इसके बाद हर 10 साल पर जनगणना कराई जाती हैं।
इस क्रम में 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की 7वीं जनगणना थी। कौन सी? 7वीं नंबर की। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। कुल मिलाकर अगर भारत के इतिहास की बात करें तो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूछे तो 7वीं जनगणना, ओवरऑल अगर आपसे पूछ ले तो 15वीं जनगणना। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या देवप्रयाग। तो पिंडर नदी उत्तराखंड राज्य में बहती है। ये नदी कुमायूं हिमालय के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडर नदी अलकनंदा से कर्णप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। कहाँ पर? कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग उत्तराखंड का एक प्रमुख संगम स्थल है। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़कर देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, जहां से ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मेमोरी एक विशेष प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? फ्लैश, रैम, एस रैम या एसडी रैम। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात कर रहे हैं हम। तो फ्लैश मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं। अगर पावर ऑफ हो जाए तब भी डेटा को ये परमानेंटली स्टोर करती हैं। यूएसबी ड्राइव्स या एसएसडी या मेमोरी कार्ड में यूजुअली ये यूज होती हैं। रैम और एसडी रैम की बात करें तो ये वोलेटाइल मेमोरी होती हैं जो पावर कट होने पर डेटा को खो देती हैं। इसके अलावा एस रैम भी हाई स्पीड वोलेटाइल मेमोरी होती है। यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात हो रही है तो फ्लैश मेमोरी। ए आंसर। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? ऑप्शन है 3, 6, 5 और 4। करेक्ट आंसर होगा इसका 5 अधिकारों का उल्लेख है समानता के अधिकार के अंतर्गत। राइट टू इक्वालिटी भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आता है और इसमें 5 अधिकार शामिल हैं। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 बोलता है भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता के अंत की। और आर्टिकल 18 जो है ये अबोलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब उपाधियों की समाप्ति की बात करता है। तो कुल 5 अधिकारों का उल्लेख है। सी आंसर यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑप्शन है मेघालय, केरल, हरियाणा और गोवा। तो यूसीसी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून लागू करने की यह बात करता है, लेकिन यह केवल अभी गोवा में ही पूरी तरीके से लागू है। कहां पर? गोवा में। गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता के आधार पर एक समान कानून प्रणाली लागू है। ये जो व्यवस्था है संविधान के आर्टिकल 44 के आदर्श को व्यवहार में लागू करने का एकमात्र एग्जाम्पल है। तो भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? गोवा में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 108 के तहत जब कोई सामान्य विधेयक ऑर्डिनरी बिल दोनों सदनों में पास नहीं हो पाता तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। ये राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती हैं। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये व्यवस्था संसद में गतिरोध को समाप्त करने के लिए है। मनी बिल या फिर संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो नहीं है। तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, जब हम एनएनपी को कुल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाह्य लाभांश, एक्सटर्नल डिविडेंड्स, संसाधन वृद्धि, रिसोर्स ग्रोथ या प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। तो जब हम देश का नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी यानी राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है पर कैपिटा इनकम। पीसीआई जो है वो प्राप्त होता है। यह बताता है कि प्रति व्यक्ति औसतन कितनी आय हो रही है। इसका फॉर्मूला होता है पर कैपिटा इनकम इक्वल टू एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। यह आंकड़ा जो होता है किसी देश की औसत समृद्धि या फिर जीवन स्तर को मापने में मदद करता है। यहां पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है,
भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना या फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो हेरोड डॉमर मॉडल की बात कर रहे हैं तो ये एक क्लासिक माइक्रो इकोनॉमी मॉडल है जिसमें जोर दिया गया सेविंग और इन्वेस्टमेंट के जरिए आर्थिक वृद्धि पर। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य था कृषि और सिंचाई पर ध्यान देना ताकि आधारभूत विकास हो सके। सी आंसर यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एग्जाम्पल है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इंटरफेस डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। तो OCR की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक ऐसी डिवाइस या सॉफ्टवेयर होता है जो स्कैन किए गए टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदल देता है। ये प्रिंटेड या फिर हाथ से लिखे अक्षरों को पहचान कर उन्हें कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसेबल टेक्स्ट में बदल देता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्कैन की गई बुक को MS वर्ड में कन्वर्ट करना। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। बी आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है होम एंड पेजअप कंप्यूटर कीबोर्ड की कुंजियां इनमें से किस श्रेणी से संबंधित हैं? तो किस कैटेगरी से संबंधित है ये? नेविगेशन। नेविगेशन कीज का यूज कर्सर मूवमेंट के लिए किया जाता है बेसिकली। इनमें जो कीज होती है वो होम आती है, एंड आती है, पेज अप, पेज डाउन, ये सभी देखने को मिलती हैं। ये जो नेविगेशन की होती है वो टेक्स्ट एडिटिंग और ब्राउजिंग में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 78 किलो के एक व्यक्ति का वजन चांद पर क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 125 न्यूटन, 126 न्यूटन, 123 न्यूटन या फिर 127 न्यूटन। तो फ्रेंड्स देखिए, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और अर्थ पर अगर हम जी की बात करें तो वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मून पर यहां पर हमको क्वेश्चन में दे रखा है जी की वैल्यू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि बहुत ही कम है। अब मास दे रखा है 78 kg। ठीक है, और जी दे रखा है ऑन मून 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि वेट इक्वल टू mg होता है। तो 78 इंटू 1.63 आप करोगे तो आ जाएगा 127.14 न्यूटन। तो यहां पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। वजन ग्रेविटी पर डिपेंड करता है लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप पृथ्वी पर हो या फिर चांद पर हो। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, डी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है झींगे और तितलियां किसकी उपस्थिति के कारण एक ही फाइलम से संबंधित हैं? ऑप्शन है हमारे पास में यहां पर द्विपक्षीय सममिति, बायलेटरल सिमेट्री, जॉइंटेड लेग्स, संयुक्त पैर, एंटीना, और चौथा ऑप्शन है सेगमेंटेड बॉडी। तो झींगे और तितलियों की बात हो रही है, दोनों ऑर्थोपोडा फाइलम से संबंधित होते हैं। इस फाइलम की सबसे खास बात होती है जॉइंटेड लेग्स, संयुक्त पैर। ऑर्थोपोडा में इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स ये सभी आते हैं और इनमें बॉडी पार्ट जुड़े हुए होते हैं और पैर जॉइंटेड होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसीलिए झींगे और तितलियों को एक ही फाइलम में रखा जाता है। जॉइंटेड लेग्स, संयुक्त पैर की उपस्थिति के कारण एक ही फाइलम से संबंधित हैं। बी आंसर। इनमें से कौन सा विद्युत का एक चालक नहीं है? ऑप्शन है विनेगर, सिरका, नींबू का रस, खारा पानी या फिर आसूत जल, डिस्टिल वाटर। करेक्ट आंसर होगा इसका डिस्टिल वाटर। इलेक्ट्रिसिटी केवल तब बह सकती है जब किसी लिक्विड में चार्ज पार्टिकल मौजूद हो। सिरके की बात करें, नींबू के रस की बात करें और खारे पानी की बात करें, सॉल्ट वाटर की बात करें तो इन सभी में आयंस मौजूद होते हैं। लेकिन डिस्टिल वाटर में कोई भी सॉल्ट्स, एसिड्स या फिर मिनरल्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं और वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए डिस्टिल वाटर को नॉन कंडक्टर इंसुलेटर माना जाता है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कोशिका अंगक ATP अणुओं के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है और कोशिकीय श्वसन के लिए भी उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यह वह सेल ऑर्गेनल है जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन से एनर्जी बनती है। ये एनर्जी ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर होती है जिसे सेल जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है।
माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है। ये सेल के हर काम के लिए एनर्जी सप्लाई करता है। एटीपी को हम सेल की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है अग्नाशयी रस लार, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेम, तीसरा है पित्त रस अग्नाशयी रस बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, डी ऑप्शन है लार और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सलाइवा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाइल जूस पेनक्रियाटिक जूस, पित्त रस अग्नाशयी रस। देखो हमारे पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम में फेट वसा का पाचन बाकी खाद्य पदार्थों से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें दो महत्वपूर्ण रस जो होते हैं जूस वो काम करते हैं। पहला है बाइल जूस, पित्त रस जिसे कहा जाता है। ये लीवर द्वारा बनाया जाता है और गल ब्लेडर में जमा होता है। ये वसा को फेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है जिसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। दूसरा रस है पेनक्रियाटिक जूस। ये पेनक्रियास द्वारा बनाया जाता है। इसमें लाइपेस एंजाइम होता है जो फेट को पूरी तरीके से तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसीलिए फेट के डाइजेशन में वसा के पाचन में बिना बाइल और पेनक्रियाटिक जूस के प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। बाकी रस जैसे कि सलाइवा की बात करें या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो वसा पर सीधा असर नहीं डालते हैं वो। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कैल्शियम का परमाणु भार है? एटॉमिक मास। ऑप्शन है 32, 40, 35.5 या फिर 14। तो इसका करेक्ट आंसर है 40। कैल्शियम एक बहुत ही इसेंशियल मिनरल और मेटल है जो कि बोन्स, टीथ और मसल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20 और इसका एटॉमिक मास कितना है? लगभग 40। एटॉमिक मास बताता है कि किसी एलिमेंट के एक एटम का औसत मास कितना होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में इनमें से किसकी उपस्थिति से अम्लीय वर्षा होती है? पहला ऑप्शन है सीसे के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन। तो किसकी उपस्थिति के कारण? सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अम्लीय रेंज जो होती है वो तब होती है जब वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें जैसे कि खास करके सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 वातावरण की नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना लेती हैं। जब ये तेजाब वाली बूंदें बारिश के रूप में गिरती है तो उसे ही बेसिकली एसिड रेन कहा जाता है। ये फसलों, पेड़ों, इमारतों और पानी में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाती हैं, इस तरीके की रेन। तो यहाँ पर सल्फर के ऑक्साइड, सी आंसर। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4, CaSO4.2H2O, CaSO4.12H2O या फिर CaSO4.H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP भी कहा जाता है, एक सफ़ेद पाउडर होता है जिसे हीटिंग के जरिए जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। जब जिप्सम को लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाते हैं और बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए पड़ा क्योंकि पहले इसे फ्रांस के पेरिस शहर में बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जाता था। POP का उपयोग मूर्तियाँ, सर्जिकल कास्ट और दीवारों की सजावट इनमें किया जाता है। जब इसमें दोबारा पानी मिलाया जाता है तो यह फिर से हार्ड होकर जिप्सम में बदल जाता है। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा, CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है। यहाँ पर आगे बढ़ें, 20 सेकंड के अंदर जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। लास्ट टाइम के लिए NTPC का कंप्लीट पैकेज हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। GS, मैथ्स एंड रीजनिंग तीनों की यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगी इस पैकेज के अंदर। मैथ्स के टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर ई बुक मिल जाएगी विथ सॉल्यूशन के साथ में, ऐसे रीजनिंग की भी मिल जाएगी। एंड GS के आपको यहाँ पर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए 1 लाइनर दिए गए हैं। तो 64 रुपीज़ का पैकेज है मात्र, ये आप ले सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें जाएंगे तो ये पैकेज आपको मिल जाएगा। इसमें डेली एक मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं जिससे कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस फीमेल फुटबॉलर को बैलन डी ओर अवार्ड 2024 दिया गया? ऑप्शन है
एताना बॉनमाती, एलेक्स ग्रीनवुड, आयरिन पारेदेस एंड एली कारपेंटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एताना बॉनमाती। अक्टूबर 2024 में पेरिस में प्रसिद्ध फुटबॉल अवार्ड बैलन ड'ओर 2024 प्रदान किए गए। स्पेन की खिलाड़ी है एताना बॉनमाती को लगातार दूसरे साल बैलन ड'ओर अवार्ड जो है वो दिया गया है। 2023 में भी ये विनर थी। वहीं स्पेन के खिलाड़ी हैं रॉड्री, उनको मेंस कैटेगरी में बैलन ड'ओर 2024 अवार्ड दिया गया। ये एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है जो 1956 से फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाता है। अर्जेंटीना के प्लेयर है लियोनल मेसी, वो सबसे ज़्यादा बार 8 बार बैलन ड'ओर जीत चुके हैं। यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, 2024 के बैलन ड'ओर की बात हो रही है, तो एताना बॉनमाती ये आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है पुष्पा भारती, सूर्यबाला, ममता कालिया या लीलाधर जगुड़ी। करेक्ट आंसर होगा इसका सूर्यबाला। दिसंबर 2024 में के बिरला फाउंडेशन ने 34वें व्यास सम्मान की घोषणा की थी। 34वें व्यास सम्मान से उत्तर प्रदेश की लेखिका है सूर्यबाला, उनको सम्मानित किया गया। लेखिका सूर्यबाला को यह सम्मान उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। तो सूर्यबाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखो एग्जाम में ऐसा मत सोचना कि लास्ट 6 या 10 महीने के करंट अफेयर आपसे पूछ लेंगे। आप ये मान के चलना कि पिछले 2 साल के करंट अफेयर आपको दिमाग में होना चाहिए। हो सकता है 2 साल से पहले के भी पूछ ले, क्योंकि हमने पिछला रिकॉर्ड देखा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन है डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह। करेक्ट आंसर है इसका फ्रेंड्स नवदीप सिंह। 2021 तक इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम जाना जाता था। ये पुरस्कार इंटरनेशनल स्तर पर पिछले 4 साल में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 2024 की बात करें तो 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन कौन है 4 खिलाड़ी? प्रसिद्ध चेस प्लेयर डी गुकेश, यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं अभी, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। श्री हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट है, इनको दिया गया। एंड मनु भाकर को जो कि शूटिंग से संबंधित है। इन 4 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर नवदीप सिंह जो है इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहां पर किया गया? सिक्किम में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम स्टेट में जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि जो है उसके विकास के लिए सिक्किम के सोरंग जिले में, कहां पर? सोरंग जिले में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया था। सिक्किम यहां पर करेक्ट आंसर है। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने वाला पहला राज्य जो है वो सिक्किम है। सिक्किम ने 2003 में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित करना शुरू किया था। 2016 में इसे पूरी तरीके से बायोलॉजिकल स्टेट घोषित कर दिया गया। तो सिक्किम यहां पर करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, भारत और फ्रांस, एंड लास्ट भारत और अमेरिका। तो किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है धर्म गार्जियन? भारत और जापान के बीच में। बी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। यहां पर करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। कोन्याक जनजाति की बात करें तो नागालैंड के नागा समुदाय का एक प्रमुख उप समुदाय है। कोन्याक अपने चेहरे पर गोदाई की शाही से पहचाने जाते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे थे, नागालैंड से संबंधित हैं। नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर है इसका इंडिया। भारत 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा। ये सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें क्वाड के 4 सदस्य देश जो हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भाग लेंगे। अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका में आयोजित हुआ था 21 सितंबर को। उस समय भारत को 2025 के सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि एग्जैक्ट डेट जो है अभी घोषित नहीं की गई है। ये क्लियर है 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। ये आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? लेक उतेया, श्रेया गुप्ता, रायना सिकरी, निकिता पोरवाल। सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोरवाल, डी आंसर। 2023 की बात करते हैं तो उस समय फेमिना मिस इंडिया का टाइटल किसने जीता था? नंदिनी गुप्ता ने। उन्होंने ही निकिता पोरवाल को क्राउन पहनाया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए तुलु, सालु, गजपति, संगमा। करेक्ट आंसर है इसका ए आंसर तुलु। विजयनगर साम्राज्य के जो प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे तुलु वंश से संबंधित हैं। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। बाबर जो था, बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी उसमें कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। अच्छा, इनके दरबार में 8 विद्वान रहते थे तेलुगु साहित्य के, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है। तो तुलु ए आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 ईस्वी में कराया गया था? ऑप्शन है राष्ट्रकूट राजवंश, चंदेल राजवंश, कलचुरी राजवंश या फिर चालुक्य वंश। यहां पर करेक्ट आंसर है चंदेल राजवंश। ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण चंदेल राजवंश, चंदेल डायनेस्टी के जो प्रसिद्ध शासक थे धंगदेव, उनके द्वारा लगभग 999 ईस्वी में कराया गया था। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह का एक हिस्सा है, जो कि नागर शैली में बना हुआ है, जो उत्तर भारत की प्रमुख मंदिर निर्माण शैली मानी जाती है। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ मित्र, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, सतीश रंजन दास या फिर तेज बहादुर सप्रू। यहां पर करेक्ट आंसर होगा सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। वायसराय की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। साल 1909 में विधि सदस्य लॉ मेंबर के रूप में परिषद में नियुक्त हुए थे। ये नियुक्ति संभव हो सकी थी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के कारण, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने पहली बार यह अनुमति दी थी कि गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त कर सकता है, और वो पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, बी आंसर। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन है 1938, 1932, 1934, 1942। तो करेक्ट आंसर है 1938। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस की नीति जो थी वो गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं थी। 1939 में त्रिपुरा में जो अधिवेशन था, बोस फिर से अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को? 1938 में। अगला क्वेश्चन है, 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है सिद्धू और कान्हू, गोरा और बादल, नीलांबर और पीतांबर या आल्हा और उदल। तो करेक्ट आंसर है इसका सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू नामक दो आदिवासियों के नेतृत्व में 30 जून 1855 को 6000 से अधिक आदिवासियों द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। ये एक जनजाति विद्रोह था। इसे संथाल जनजाति ने शुरू किया था। यह विद्रोह बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अब झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, लेकिन प्रमुख नाम सिद्धू और कान्हू के रूप में ही जाने जाते हैं। हालांकि इस विद्रोह को अंग्रेजों ने क्रूरता से कुचल दिया था। यहाँ पर ए आंसर सही होगा, सिद्धू और कान्हू। अगला क्वेश्चन आता है, अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है
वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती हैं? ऑप्शन है 1, 4, 3 और 2। तो करेक्ट आंसर है 2। लोकसभा चुनाव में कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। पहले अधिकतम 3 सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति थी, लेकिन इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1996 के जरिए घटाकर 2 कर दिया गया है। यदि कोई उम्मीदवार दोनों स्थानों से जीत जाता है तो उसे 1 सीट छोड़नी होती है, जिसके बाद में उस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव बाई इलेक्शन कराना पड़ता है। तो अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, डी आंसर। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सुंदरबन, शीशम, शोला या साल। करेक्ट आंसर है इसका सुंदरबन। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन क्षेत्र हैं। ये अनूठे जंगल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर फैले हैं और यहाँ जैव विविधता बहुत ही ज्यादा समृद्ध है, खास करके बंगाल टाइगर और कई जलीय जीवों के लिए। तो सुंदरबन के नाम से इन्हें जाना जाता है, ए आंसर। कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली मानी जाती है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या केरल। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश, बी आंसर। कथक भारत के 8 क्लासिकल डांस फॉर्म में से एक हैं। ये मुख्य रूप से उत्तर भारत, खास करके उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। ये नृत्य शैली पहले मंदिरों में कथाओं को नृत्य और हाव भाव एक्सप्रेशन के जरिए दर्शाने के लिए विकसित हुई थी। बाद में ये मुगल दरबारों में पहुंची, जहां इसमें संगीत, भाव और घूमने वाले ग्रेसफुल मोमेंट जुड़े। तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है कथक शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला जो ऊंट मेले के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है इसका राजस्थान। पुष्कर मेला जो है, जिसे ऊंटों के मेले के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य के पुष्कर टाउन में हर साल आयोजित होता है। यह मेला दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक है, जहां पर हजारों की संख्या में ऊंट, घोड़े और मवेशी खरीदे और बेचे जाते हैं। इस मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर-नवंबर के आसपास होता है, बी आंसर यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लोसार त्योहार मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। तो लोसार त्योहार की बात है, ये मनाया जाता है लद्दाख में, सी आंसर इसका करेक्ट होगा। लोसार एक पारंपरिक तिब्बतन न्यू ईयर फेस्टिवल है, जिसे भारत में विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्योहार तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ये सर्दियों के अंत और नए साल की शुरुआत को दर्शाता है। आमतौर पर दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में सेलिब्रेट किया जाता है, सी आंसर लद्दाख करेक्ट होगा। अगला है, टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा। यहां पर करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। टोडा ट्राइब जो है एक प्राचीन और विशेष जनजाति है जो भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पर्वतों में निवास करती है। इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, लेकिन टोडा लोग अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और जीवन शैली के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, मेघनाथ साहा किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे? ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स, चिकित्सा मेडिसिन या फिर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। तो किस क्षेत्र से संबंधित थे ये? खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स। मेघनाथ साहा भारत के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे। उनका मुख्य योगदान था खगोल भौतिकी के क्षेत्र में। उन्होंने ऐसा साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन विकसित किया था जिससे यह समझने में मदद मिली कि स्टार की लाइट और उनके टेम्परेचर के बीच क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल सही करे होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने 1000 अगर वन लाइनर को ध्यान से पढ़ा होगा और जो भी मैंने क्वेश्चंस अभी यूट्यूब पे सॉल्व कराए मास्टर वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत, उन्होंने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। अब आपको करना ये है कि जो भी आपका स्कोर आया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पता चलेगा इससे कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, और अपने साथ ईमानदार रहिएगा। जो भी आपका फाइनल स्कोर है वही कमेंट करिएगा, जिससे आप नेक्स्ट टाइम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सके। अपनी गलती को पहचानो, एनालिसिस करो कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, उसको रिवाइज करो, एंड ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में काम आएगी। आपके एग्ज़ाम के स्कोर को 25 से 30% बढ़ाएगी। एनटीपीसी को लेकर 20
वीडियो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब पर। बेटर होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखें। एनटीपीसी के लिए अगर जीएस को लेकर अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जीएस का मैंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बना रखा है आपके लिए। देखिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने आपको जीएस के लिए फ्रेंड्स 10,000 वन लाइनर दे रखे हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ऐसे क्वेश्चन भी है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने उसको आपके लिए प्लान कर रखा है। इसके अलावा जो हम ये 20 वीडियो मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी मैंने इसी पैकेज में, जो अपना 10,000 वन लाइनर वाला पैकेज है जीएस का, इसी में मॉक टेस्ट डाल दिए हैं। आप इसकी वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अलग से आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 जीएस के वन लाइनर वाला पैकेज ले लो। 29 रुपीज़ प्राइस है इसकी मात्र। प्रिंट आउट ले लेना, 30-40 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाएगा आपका। अच्छे से रिवीजन करते रहो। कहाँ से लोगे आप ये? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, यहाँ से भी आप इस पैकेज को ले सकते हो। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स वाला एक फोल्डर है, जिसमें जाओगे तो कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें आपको मिल जाएगा। ऊपर ही ऊपर ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक कर इसको एनरोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।